डियर स्टूडेंट्स, हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल पढ़ रहे थे। आज इसका थर्ड लेक्चर है एलिगेंट माइंड्स में। हम लोग दो लेक्चर इससे रिलेटेड पहले देख चुके हैं और हम लोग अच्छे से समझ चुके थे कि लीनियर इक्वेशंस क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होता है, और हम लोग ये भी देखे थे कि ग्राफिकली हम कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है आपके बुक में उसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको हम सॉल्व करेंगे, और कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रहेगा जो कि आपको खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे सॉल्व तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा टॉपिक। ठीक है, फिर अगर दिक्कत होता है तो आप हमें बताइए, हम उसको सॉल्व करके उसका भी लेक्चर अपलोड करेंगे। ठीक है। ये एक्सरसाइज 3.1 है, जिसको कि हम लोग जितना पढ़े हैं अभी तक लीनियर इक्वेशन में, ये सब थ्योरी पार्ट का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है आपके बुक में वो कुछ इस प्रकार से है। 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टूक पार्ट इन द क्विज। ये आपको पता करना है। और क्वेश्चन क्या था? फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पहले तो आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है इस स्टेटमेंट के हेल्प से। उसके बाद क्या करना है कि उस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन भी फाइंड करना है। वो भी कैसे? ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए देखिए हमको वेरिएबल्स लेना पड़ेगा कुछ। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स है और नंबर ऑफ बॉयज़ है, तो हम यहाँ पे कुछ वेरिएबल एक्स और वाई लेकर के, जनरली एक्स और वाई वेरिएबल लिया जाता है। आप चाहे तो कोई दूसरा वेरिएबल भी ले सकते हैं, जैसे टी, पी, यू, भी कुछ भी ले सकते हैं। तो हम एक्स और वाई वेरिएबल लेंगे और उसके हेल्प से पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे। जैसे कि यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है कि 10 स्टूडेंट, मतलब टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 10 स्टूडेंट हैं। तो अगर हम ऐसे लिखें इसको कि लेट नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स। ये हम लेट कर सकते हैं ना, हमको पता नहीं है, लेकिन एक्स तो हम इसको लेट कर सकते हैं। उसी तरह नंबर ऑफ गर्ल्स को हम वाई वेरिएबल मान सकते हैं, तभी हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगा। नंबर ऑफ गर्ल्स हम इसको वाई लेट कर लिए। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है 10 स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि टोटल स्टूडेंट्स कितना है? 10 है। तो अगर हम एक लीनियर इक्वेशन बनाना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं क्या? x प्लस वाई इक्वल टू 10, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये आपको बनाने के लिए आना चाहिए। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा। अगर ये आपको बनाने आएगा तब ये जो स्टेटमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम है ये सॉल्व करने में आपको बहुत ही आसान हो जाएगा। पहले आप वो इक्वेशन बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया हुआ था 10 स्टूडेंट्स है क्लास में टोटल, और हमने लेट किया है कि नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू एक्स और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई। तो अगर बॉयज़ प्लस गर्ल्स को दोनों को ऐड करेंगे तो वही टोटल स्टूडेंट्स होना चाहिए। तो हम इसके हेल्प से x प्लस वाई इक्वल टू 10 लिख दिए। ये हमारा एक पहला लीनियर इक्वेशन मिल गया। ठीक है, अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। मतलब क्या है? नंबर ऑफ गर्ल्स ज़्यादा है बॉयज से। तो नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है? यहाँ पे y है। तो अगर नंबर ऑफ गर्ल्स में हम नंबर ऑफ बॉयज को सब्ट्रैक्ट करें तो ये कितना आना चाहिए?
नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स y है जो कि 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज है। तो y में अगर x को सब्ट्रैक्ट करें या फिर इसको स्टेटमेंट वाइज देखें तो नंबर ऑफ गर्ल्स में अगर नंबर ऑफ बॉयज को सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आना चाहिए। तो वही हम यहाँ पे 4 लिख रहे हैं। देखिए हम स्टेटमेंट को कैसे बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। ठीक है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। x प्लस वाई इक्वल टू 10 ये हमारा फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आ गया और y माइनस एक्स इक्वल टू 4 ये हमारा सेकेंड लीनियर इक्वेशन आ गया। अब हमको क्या करना था, ये फर्स्ट पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन तो फॉर्म कर लिया। अब हमको इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली चाहिए। अब ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन चाहिए तो फिर हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, और ग्राफ बनाने के लिए सॉरी ग्राफ बनाने के लिए क्या करना पड़ता था हमको, पहले एक्सेस बनाना पड़ेगा। आइए एक्सेस बना लेते हैं। जैसे कि हमारा ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, थोड़ा ठीक है। अब क्या करते हैं, ये पॉइंट जो है हमारा क्या है, ओरिजिन है। ये पॉइंट ओरिजिन है। ये पॉइंट ओरिजिन होता है, ये आपको पता है। यहाँ से हम इक्वल डिस्टेंस पे 1 2 3 4 5 इधर डिनोट कर लेंगे। इधर क्या, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा हमारा, ये डिनोट कर देते हैं एक्स एक्सिस। ये वाई एक्सिस होगा, ये आपको पता है। ये अगर ओरिजिन है तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। ऐसा कुछ आगे बढ़ेगा, ये जितना जरूरत होगा उतना ही लेंगे हम। उसी तरह से इधर वाई एक्सिस पे भी 1 2 3 4 5 ऐसे होता जाएगा इक्वल डिस्टेंस पे। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, और इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे नेगेटिव वाला इंटीजर होगा। जैसे कि यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे -2 होगा, यहाँ पे -3 होगा, ऐसा बढ़ेगा। उसी तरह नेगेटिव वाई एक्सिस पर भी क्या होगा, -1 होगा, -2 -3 ऐसा ग्राफ रहता है, ये आप जानते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका टेबल बनाएंगे। x प्लस वाई इक्वल टू 10 का टेबल बनाएंगे। तो हम क्या करते थे, टेबल बनाने के लिए यहाँ पे x लेते थे और यहाँ पे y लेते थे और इसका दो आर्बिट्ररली हम कोई भी वैल्यू लेते थे। तो हमको सुटेबल वैल्यू लेना है। ठीक है, तो हम x इक्वल टू 4 ले लेते हैं या x इक्वल टू 5 ले लेते हैं। x जब 5 लेंगे तो y भी क्या हो जाएगा, x के प्लेस पे हम 5 पुट करेंगे। x के प्लेस पे जब 5 पुट करेंगे यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, x के प्लेस पे यहाँ 5 आपने पुट कर दिया, इस जगह पे 5 हो गया। और तब y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 5 जब इधर चला जाएगा तो y इक्वल टू भी 5 हो जाएगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि अगर x 5 है तो y का वैल्यू भी 5 होना पड़ेगा, तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। 5 प्लस 5 10 होगा, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में 10 है। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, y का वैल्यू भी 5 आ जाएगा। ठीक है, अब एक और पॉइंट हमको चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन का जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो वो क्या आता है, स्ट्रेट लाइन आता है। अब x इक्वल टू हम 4 ले लेते हैं, नहीं x इक्वल टू 6 ले लेते हैं। ठीक है, हम सुटेबल पॉइंट लेंगे कोई भी। x इक्वल टू 6 ले लिए। जब x का वैल्यू 6 होगा तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे 4 हमने ले लिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इस दोनों पॉइंट को हम इस ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, x इक्वल टू 5 और y इक्वल टू 5। देखिए ये 4 यहाँ तक था, ये 5 होगा यहाँ पे, यहाँ 5 था। अब देखिए यहाँ पे x इक्वल टू 5 है, मतलब ये पॉइंट x इक्वल टू 5 है और y इक्वल टू भी 5 है, मतलब ये पॉइंट। तो ये दोनों पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है ना। ये पॉइंट जो है हमारा क्या डिनोट कर रहा है, 5,5 को डिनोट कर रहा है। 5,5 को ये दोनों पॉइंट डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब x इक्वल टू 6 एंड y इक्वल टू 4। तो x इक्वल टू 6 यहाँ 5 था, 6 यहाँ पे हुआ होगा। x इक्वल टू 6 यहाँ पे है और y इक्वल टू 4 कहाँ पे है, यहाँ पे है, मतलब इस जगह पे आ रहा होगा ये पॉइंट। ठीक है, तो x इक्वल टू 6 और 4 को ये पॉइंट डिनोट कर रहा है। अब इसी दोनों पॉइंट को अगर हम मिला दें तो हमको जो ग्राफ मिलेगा वो इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ मिलेगा। इसको मिला देते हैं। अगर इसको आप मिलाइएगा तो कैसा आएगा, ये ऐसा कुछ आ रहा होगा।
और ये किसका ग्राफ है? ये इसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। तो हम यहाँ पे ये इसके ऊपर में लिख भी देते हैं कि ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 का ग्राफ है। ठीक है, ये हो गया। अब उसी तरह से हम फिर इसका भी ये तो फर्स्ट इक्वेशन का हमने टेबल बना लिया था। अब सेकेंड इक्वेशन का टेबल बनाने के लिए हम यहाँ बना रहे हैं टेबल। ठीक है, ये हमारा एक्स वाई हो गया, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया। अब यहाँ पे आप सोचिए कि क्या ऐसा वैल्यू लिया जाए जो कि हम सुटेबली इस ग्राफ पे उसको दिखा सकते हैं। तो x इक्वल टू अगर हम जीरो ले लेते हैं, x इक्वल टू अगर जीरो ले लेते हैं तो y इक्वल टू क्या आएगा? x इक्वल टू जीरो इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो y इक्वल टू 4 निकल के आ रहा है। अब x इक्वल टू अगर 2 ले लेते हैं हम, 2 नहीं -2 लीजिए। x इक्वल टू अगर -2 लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? y -2 बन जाएगा इक्वल टू 4। तो इसको लिख ही लेते हैं y -2, क्योंकि हम x के प्लेस पे क्या रख रहे हैं? -2 रख रहे हैं इक्वल टू 4। ये सेकेंड इक्वेशन में रख रहे हैं हम। तो क्या हो जा रहा है यहाँ पे? y प्लस 4 इक्वल टू 4 आ रहा है। ठीक है, और y का वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आ रहा है? 0 निकल के आ रहा है। मतलब व्हेन x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 0। अब इस दो पॉइंट को यहाँ पे डिनोट करिए, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 4। x इक्वल टू 0 यहाँ पे है और y इक्वल टू 4 यहाँ पे है। मतलब ये पॉइंट हमारा क्या आ जाएगा? 0,4 आ जाएगा। ठीक है, और x इक्वल टू -2 y इक्वल टू 0। x इक्वल टू -2 कहाँ पे? यहाँ पे है, और y इक्वल टू 0 इसी पे होगा। तो ये पॉइंट जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? -2,0 हो जाएगा। ठीक है, जब आप इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे ना तो ये सब तो उसमें बना हुआ रहता है और वो जो इक्वल डिस्टेंस पे रहता है उस वजह से आपको जो सॉल्यूशन मिलेगा वो एग्जैक्ट मिलेगा। ठीक है, अब इस दोनों पॉइंट को हम मिला देते हैं। इस दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाएंगे तो कुछ इस प्रकार से आ रहा होगा। ठीक है, इस पॉइंट पे नहीं मिला, ये थोड़ा सा इसको और इधर होना होगा। मतलब एक हम आपको क्या बोलते हैं उसको, जनरली मतलब ये एग्जैक्ट नहीं है क्योंकि बन नहीं पा रहा है। ग्राफ अगर रहता तो बहुत अच्छे से बनता, और आपके पास ग्राफ होगा आप उसमें इसको ट्राई करके देख सकते हैं। हम बस आपको मेथड बता दे रहे हैं। अब क्या करना है, इस दोनों जो लीनियर इक्वेशन है, ये दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कौन सा होगा? ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यही इसका सॉल्यूशन होगा। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है, दोनों का ग्राफ जो बन के आया है उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा है? ये वाला पॉइंट है। अब ये वाला पॉइंट अगर इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये, तो यही सॉल्यूशन होगा उसका। अब हम ग्राफ के हेल्प से पता कर सकते हैं कि ये कौन सा पॉइंट है। ये वाला, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का? जब ग्राफ रहेगा तो आपको एग्जैक्टली वो दिख जाएगा कि इसका ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होना चाहिए, हम आपको बता रहे हैं। ये हो जाएगा, हो गया 2y इक्वल टू 14, y इक्वल टू 7। यहाँ पे y इक्वल टू 7 मिलेगा आपको और x इक्वल टू कितना मिलेगा? 3 मिलेगा। ये जो कोऑर्डिनेट आएगा ना, ये इंटरसेक्शन का, वो 3,7 आएगा। तो यही इस दोनों लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक बार आपका आंसर भी देख लेते हैं क्या है आपके बुक में। 3,7 आया है हमारा सॉल्यूशन इस दो लीनियर इक्वेशन का। अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, यही आएगा। ठीक है, और हो सकता है कि आप यहाँ पे देखिए, जरूरी नहीं है कि नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू एक्स आप लेट करें। नंबर ऑफ गर्ल्स भी इक्वल टू एक्स लेट कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस समय जो बनेगा ये इक्वेशन और आपका जो सॉल्यूशन आएगा वो कुछ इस प्रकार से आएगा। मतलब यहाँ से सॉल्यूशन आया, इसका मतलब क्या है? ये एक्स है हमारा, जो एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, और ये वाई है। इसका मतलब क्या है कि आंसर आपका कितना आ रहा है? यहाँ पे हम यहाँ पे लिख रहे हैं
एक्स क्या हमने लेट किया था, नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ बॉयज कितना निकल के आया है, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, नंबर ऑफ बॉयज कितना निकल के आया, एक्स का जो वैल्यू निकल के आया, एक्स का वैल्यू कितना आया, 3 आया, तो नंबर ऑफ बॉयज 3 आ गया। और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या निकल के आया, नंबर ऑफ गर्ल्स वाई लेट किया था हमने, और वाई का वैल्यू 7 निकल के आया है, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है 7 निकल के आया। अब देखिए आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं, 10 स्टूडेंट्स था तो 3 + 7 करते हैं तो 10 आ रहा है, यहाँ से ये सेटिस्फाई भी हो रहा है, 3 + 7 = 10, LHS RHS इक्वल हो गया। और नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो नंबर ऑफ गर्ल्स मेरा 7 है और नंबर ऑफ बॉयज 3 है, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज भी आ रहा है। इसका मतलब है कि हमने जो सॉल्यूशन निकाला है वो भी वैलिड है, और हम इसको जो हमारा आंसर आया था उसको हमने वेरीफाई भी कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। अब हम इसी तरह का एक दूसरा भी प्रॉब्लम है आपके बुक में, यहाँ पे दिया हुआ है 5 pencils and 7 pens टुगेदर कॉस्ट 50, वेयर 7 pencils and 5 pens टुगेदर कॉस्ट 46, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 pencil and that of 1 pen। तो आपको क्या करना है, कॉस्ट ऑफ पेंसिल और कॉस्ट ऑफ पेन निकालना है। तो इसके लिए भी हमको उसी तरह से कुछ लेट करना होगा, कि हम लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ पेन, लेट कॉस्ट ऑफ ए कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल। ठीक है, इक्वल टू एक्स हमने लेट कर लिया, और उसी तरह से कॉस्ट ऑफ पेन हम लोग लेट कर लेते हैं वाई को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल टू वाई, ये हमने लेट कर लिया वाई। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसके हेल्प से 2 लीनियर इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। क्या बोल रहा है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन, मतलब 5 पेंसिल मतलब 5x हो गया, 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा, एक पेंसिल का कॉस्ट x है, कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल इज x है, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, सिंपल है। और 7 पेन का कॉस्ट क्या है, एक पेन का कॉस्ट y है, तो 7 पेन का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा। ठीक है, और 5 पेंसिल एंड 7 पेन का टुगेदर कॉस्ट कितना हो रहा है, 50 हो रहा है, तो यही इक्वल टू 50 है ना। ये हमारा एक इक्वेशन फॉर्म हो गया। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, वेयर 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। अब 7 पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा, एक पेंसिल का कॉस्ट x है, तो 7 पेंसिल का कॉस्ट 7x हो जाएगा। और फिर क्या बोल रहा है, 5 पेन, 5 एक पेन का कॉस्ट y है, तो 5 पेन का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 5y हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना टुगेदर हो रहा है, 46 हो रहा है, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इसको आप इसी तरह से टेबल बना के ग्राफ पे प्लॉट करके, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा होगा दोनों लाइन, वही सॉल्यूशन होगा इसका। और फिर x का जो वैल्यू आएगा, y का जो वैल्यू आएगा, x का जो वैल्यू आएगा वो कॉस्ट ऑफ ए पेंसिल हो जाएगा, और y का जो वैल्यू आएगा वो कॉस्ट ऑफ ए पेन हो जाएगा। उसी तरह से सॉल्व करना है जैसे हम प्रीवियस प्रॉब्लम को सॉल्व किए थे। ठीक है, इसको हम हिंट करके आपके लिए छोड़ रहे हैं, ये आपको खुद से बनाना है। ठीक है, हम अब नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 a2 b1 b2 c1 c2 फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट पैरेलल और कोइंसिडेंट। ये आपको इसके कोफिशिएंट के हेल्प से बनाना है। ठीक है, यहाँ पे हम फर्स्ट एग्जांपल में क्या कर रहे थे कि पहले लीनियर इक्वेशन को फॉर्म किए, फिर ग्राफ के हेल्प से उसका सॉल्यूशन निकाले। अब जो सेकेंड इक्वेशन है आपका, उसमें क्या कर रहे हैं कि हम इसके कोफिशिएंट, ये जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, एक ये है, जैसे हम इसमें थर्ड वाला प्रॉब्लम ले रहे हैं। ठीक है, और ये दूसरा है, लीनियर इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है। आपको क्या करना है कि इस लीनियर इक्वेशन का जो कोफिशिएंट है उसके हेल्प से आपको ये पता करना है कि ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो उसके लिए हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था
यहाँ अच्छा पहले आप यहाँ पे ये देखिए A1 का वैल्यू क्या होगा, A2 का वैल्यू क्या होगा। अगर ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम कंसिडर किए हैं तो A1 इक्वल टू क्या होगा, A1 इक्वल टू हो जाएगा आपका ये जो x का कोफिशियंट है 6, ये हो जाएगा। अच्छा B1 इक्वल टू क्या होगा, B1 इक्वल टू यहाँ पे जो y का कोफिशियंट होगा वो हो जाएगा, मतलब -3 हो जाएगा। और C1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म क्या है फर्स्ट लीनियर इक्वेशन में +10 है तो 10 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से जब आप सेकेंड वाले लीनियर इक्वेशन को देखेंगे तो A2 इक्वल टू क्या है, x का कोफिशियंट क्या है यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख रहे हैं हम। अब B2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, B2 इक्वल टू आपका आ जाएगा y का कोफिशियंट क्या है यहाँ पे, y का कोफिशियंट -y है तो y का कोफिशियंट क्या है -1 है। ठीक है, और C2 क्या है, C2 क्या है, C2 हमारा है 9। ये हमने कोफिशियंट सभी का लिख लिया। अब हम लोगों ने पढ़ा था कि कोफिशियंट के हेल्प से कैसे हम पता करते हैं कि ये लाइंस जो है इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो उसके लिए क्या हम करते थे, A1 बाय A2 ये फाइंड करते थे, फिर B1 बाय B2 फाइंड करते थे, और फिर क्या करते थे हम लोग C1 बाय C2 फाइंड करते थे। ठीक है, ये फाइंड करते थे तो A1 बाय A2 क्या आ जाएगा, 6 बाय 2 आ जाएगा। तो यहाँ 6 बाय 2 लिख रहे हैं, A1 बाय A2 इक्वल टू 6 बाय 2। ठीक है, उसी तरह से B1 बाय B2 क्या आ जाएगा, -3 अपॉन -1, मतलब 3/1 आ जाएगा। हम कैंसिल करके ही लिख रहे हैं, नहीं तो अभी पूरा लिख देते हैं, आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। और C1 बाय C2 क्या आ जाएगा, 10/9 आ जाएगा। ये इसके इक्वल है, ये वाला टर्म इसके इक्वल है, और ये इसके इक्वल है। ठीक है, अब ये निकल गया। अब कोफिशिएंट को हम कंपेयर करके देखते हैं। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और अगर इसको आप कैंसिल करेंगे तो 3/1 हो जाएगा। तो 3/1 ये हो गया, ये तो जैसा था वैसा ही रहेगा, और ये आपका 10/9 ये कैंसिल हो नहीं रहा है तो ये ऐसा ही रहेगा। सॉरी। अब यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि हमारा जो यहाँ से ये जो हम वैल्यू निकाले, इससे क्या दिख रहा है हमको कि A1/A2 ये 3/1 है, 3/1 ये भी आ गया, A1/A2 और B1/B2 दोनों इक्वल आ गया। तो ये इसको ऐसा लिख सकते हैं, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 आ रहा है हमारा। और C1/C2 C1/C2 10/9 आ रहा है, जो कि इस सभी के इक्वल नहीं है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, नॉट इक्वल टू 10 C1/C2 ये हमारा रिलेशन निकल के आया। अब ये अगर रिलेशन निकल के आता था हमारा किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के केस में, तो लाइन कैसा होता था, टेबल याद करिए, जो टेबल आपको हम दिखाए थे उस केस में ये क्या था, लाइन ये पैरेलल लाइन था, ये पैरेलल लाइन था। आपको हम एक बार टेबल दिखा देते हैं, ये पैरेलल लाइन था। यहाँ पे आप देखिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 केस में पैरेलल लाइन्स आया था ना, पैरेलल लाइन्स आया था। और अगर पैरेलल लाइन है तो कहीं इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेगा, उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो वहीं से ये टर्म आया है कि जो हमारा ये थर्ड वाला जो केस है इसका क्या हो जाएगा, लाइन पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे यही आपसे पूछा था, इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, तो हमारा क्या निकल के आया, पैरेलल निकल के आया। इसका जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है ये आप खुद से सॉल्व करिएगा। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं अब हम। अब नेक्स्ट टाइप का जो प्रॉब्लम है क्या बोल रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1 A2 B1 B2 C1 C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपको हम बताए थे क्या होता है मीनिंग इसका। अगर नो सॉल्यूशन होगा तो वो
कंसिस्टेंट उसको बोलते थे, नो सॉल्यूशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का अगर कोई सॉल्यूशन नहीं हो, नो सॉल्यूशन, ठीक है। या इसी को हम लोग क्या, अगर लाइंस के टर्म में देखें तो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा, जैसा कि हमारा प्रीवियस केस आया था, पैरेलल लाइन आ जाएगा इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो, ठीक है, पैरेलल आ जाएगा। और कॉन्सिस्टेंट क्या होता था, कॉन्सिस्टेंट क्या होता था कि इसका एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होना चाहिए, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन होना चाहिए। तो इस केस में क्या, कैसा हमारा लाइन, कैसा नेचर, किस नेचर का लाइन हमको मिलता था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, या तो वो इंटरसेक्टिंग मिलता था, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, इंटरसेक्टिंग लाइन मिलता था, इंटरसेक्टिंग मिलता था, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलता था, या फिर कॉन्सिडेंट लाइन मिलता था, कॉन्सिडेंट, ये कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। अगर ये इस दोनों में से कोई भी केस हमको अगर मिला तो हमारा जो नेचर होगा वो क्या होगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का कॉन्सिस्टेंट होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सिस्टेंट है, ये कोइंसिडेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो इसमें हम सॉल्व करके देखेंगे, लेकिन हमको कैसे सॉल्व करना है कि उसी तरह से इसका कोफिशिएंट को कंपेयर करके सॉल्व करना है। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम कंसिडर करते हैं तो इसमें भी उसी तरह से a1 a2 b1 b2 ऐसे करके लिखना होगा। तो a1 a2 क्या होगा, हम देखिए आप, a1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, और a2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी तरह से हमारा b1 और b2 क्या होगा, b1 और b2 क्या होगा, y का कोफिशिएंट होता है ये, तो y क्या हो जाएगा, y का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में क्या है, 2 है, तो b1 2 हो गया, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, तो 3 हो गया। और c1 और c2 क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है। इसको देखिए आप, 8 को इधर -8 लिख करके राइट हैंड साइड में 0 भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में एक जैसा करना होगा तब सही रहेगा। अगर आप किसी एक में कर देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, या तो दोनों में आप लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट को लिख लीजिए, या दोनों में राइट हैंड साइड में कांस्टेंट को लिख लीजिए। तो अभी हम लेफ्ट हैंड साइड में ही कंसिडर करना है। तो 8 जब इधर आएगा तो -8 होगा, कांस्टेंट क्या है, -8, और C2 क्या है, ये -12 है। अब इसको कंपेयर करेंगे हम, a1 a2 b1 b2, ये अगर रेशियो आ रहा होगा उसके हिसाब से इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। कंपेयर कर लें क्या, a1/a2 क्या आ रहा है, चलिए हम कर ही देते हैं। a1/a2 यहाँ पे क्या आ रहा है आपका, 4/3, और a2 क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है, ठीक है। उसी तरह b1/b2 क्या आ रहा है, 2/3 आ रहा है, ठीक है। और उसी तरह c1/c2 क्या आ रहा है, यहाँ पे इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ रहा है 2/3 आ रहा है, ठीक है। और इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 3 नीचे आ जाएगा, तो ये मतलब हो जाएगा 4/6, फिर इसको कैंसिल करेंगे तो यही आपका हो जाएगा 2/3। तो देखिए a1/a2 भी 2/3 आया, b1/b2 भी 2/3 आया, और c1/c2 भी 2/3 आया। इसका मतलब क्या है कि ये सभी इक्वल है, और जब ये सभी इक्वल रहता है तो हमारा लाइंस का नेचर क्या हो जाता है, वो कोइंसिडेंट हो जाता है लाइंस, ठीक है। अब अगर कोइंसिडेंट हो गया, ये तो जो हमारा आया कोइंसिडेंट लाइन आ गया, कोइंसिडेंट लाइन आ गया, ठीक है। अब कोइंसिडेंट लाइन आया है, और कोइंसिडेंट अगर लाइन आया है तो इसका मतलब क्या है, उसका इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन है। अगर इन्फिनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, कॉन्सिस्टेंट होगा या इनकॉन्सिस्टेंट होगा, कॉन्सिस्टेंट होगा। तो इसका आंसर आपको
कंसिस्टेंट आएगा। आपके बुक में क्या दिया हुआ है, 3 का 5 है ना, 3 का 5 कंसिस्टेंट आया है, देखिए सही है। तो आपने समझ लिया होगा कैसे इसको बनाना है। उसी तरह से ये भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। इसमें क्या था, इसमें पहले आपको सिर्फ चेक करना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। और इसमें क्या है, पहले तो आपको चेक करना है, उसके बाद फिर ग्राफ प्लॉट करके उसका सॉल्यूशन भी निकालना है। ठीक है, तो ये दोनों सिमिलर है, आप बना सकते हैं, और जहाँ दिक्कत होगा वहाँ आप हमको बोलिएगा। ठीक है, अब इसका जो ये लैंग्वेज वाला पार्ट है, ये 3 क्वेश्चन जो है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और उससे पहले हम हमेशा अपने वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। तो आज का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। आज का क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको ग्राफ प्लॉट करना है और खुद से समझना है कि जैसे x इक्वल टू -2 का आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, और y इक्वल टू 0 का ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, और आपको बताना है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है, x इक्वल टू -2 क्या रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है या कुछ और रिप्रेजेंट करता है, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है। इसका आपको आंसर हमको कमेंट में बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम ये देखना चाहते हैं कि आपका ग्राफ पे कितना पकड़ है, आप कितना समझ रहे हैं। y इक्वल टू 0 क्या रिप्रेजेंट करता है, हम आपको हिंट कर देते हैं। y इक्वल टू 0 या तो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा या फिर y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। आपको बताना है कि ये y इक्वल टू 0 x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है या y को रिप्रेजेंट करता है, और x इक्वल टू -2 का आपको ग्राफ प्लॉट करके देखना है कि वो कैसा आ रहा है। ठीक है, और अगर मेरा जो हम लेक्चर पढ़ा रहे हैं आपको, अगर वो समझ में आ रहा है और अगर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप हमें लाइक करके ये जता सकते हैं कि हमारा लेक्चर आपके मतलब क्या आपको समझ में अच्छे से आ रहा है। आप हमारे चैनल को शेयर भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।